नमस्कार मित्रों। आज से हम चार जजमेंट्स ऑन द डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड जो सेक्शन 116 ऑफ बीएसए पे है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जजमेंट जो इसमें है व्हाट इज गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, देन द ईयर ऑफ जजमेंट वाज 1993 एंड इट वाज टू जजेस बेंच जजमेंट एंड जजमेंट गिवन बाय जस्टिस एस मोहन। देखिए, जो इसमें फैक्ट्स थे, मैं आपको फैक्ट्स थोड़े से बताने की कोशिश कर रहा था। इसमें फैक्ट्स ये होते हैं, दिस वाज गिवन इन पैरा नंबर 2। देखिए इसमें जस्ट आई एम जस्ट नीड टू टेक पेन। इसमें देखिए होता है क्या है कि एक गर्ल होती है, द गर्ल एंड द बॉय गेट मैरिड इन जनवरी 16 1990 एंड देयर आफ्टर जो गर्ल होती है वो अपने पेरेंट्स के होम चले जाती है फॉर गिविंग एग्जामिनेशन, 12th हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान देखिए यहाँ पे देखिए ऑन कमिंग टू नो दैट शी वाज प्रेग्नेंट, देखिए यहाँ पे पढ़िए इन द अप्रैल 1990 शी कंसीव्ड। The April 1990 she conceived. On coming to know that she was pregnant, the appellant and family member did not want her to beget a child. ठीक है. Thereafter, she was being forced to undergo an abortion, which was refused by the second respondent, that is husband. During the stay, she was meted out a cruel treatment, both physically and mentally. She came back to matrimonial home during Durga Puja in month of October 1990, and a female child was born in January 1991. She filed a petition under section 125 CRPC before the chief judicial magistrate for herself and child. और इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको समझ, देखिए जो गर्ल होती है, गर्ल एंड बॉय दे गेट मैरिड एंड फॉर गिविंग हिज हायर 12th एग्जामिनेशन के लिए वो जाती है अपने पेरेंट्स के घर पे। पेरेंट्स के घर पे जब वो जाती है शादी के कुछ महीने बाद ही, तो वहां पे वो चाइल्ड को कंसीव करती है। तो पहले से कंसीव था, सॉरी, चाइल्ड। तो वहां पे उसके बाद वो चाइल्ड को बॉर्न करती है, बॉर्न आउट होता है। तो चाइल्ड वाज बॉर्न वर गर्ल एंड जो उसके पेरेंट्स थे, मतलब जो बॉय के पेरेंट्स थे और जो बॉय था वो नहीं चाहता था गर्ल का कोई चाइल्ड हो, बट मदर इज मदर। तो उसका एक बेबी बॉर्न होता है, दैट इज गर्ल। और उसको शुरू से काफी क्रूएल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है, इसलिए वो क्या करती है कि 125 सीआरपीसी के अंदर वो मेंटेनेंस की पटिशन लगाती है, जिसमें जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो 300 रुपये महीना मदर को और 200 रुपये चाइल्ड को दे देता है। देखिए यहाँ पे कितनी चालाकी करता है ये हस्बैंड। चालाकी ये करता है, कहता है कि जो जो चाइल्ड है वो मेरा है ही नहीं। तो क्योंकि चाइल्ड अगर इलिजिटिमेट हो गया तो वो बाउंड नहीं है उसको मेंटेनेंस देने के लिए, और अगर चाइल्ड इलिजिटिमेट हो गया तो मदर अपने आप अनचेस्ट हो जाएगी। जब मदर अनचेस्ट हो गई तो मदर को भी नहीं देने की जरूरत है उसे मेंटेनेंस। तो इसमें वो थोड़ा दिमाग लगाता है और वो ये कहता है ये चाइल्ड नहीं है, वो मेरा है ही नहीं। इसके लिए वो पटिशन लगा देता है कि आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए हाई कोर्ट में। देखिए हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है, टू रीजन। देखिए देयर वाज अदर मेथड इन विच द एविडेंस एक्ट कैन डिस्प्रूव द पैटर्निटी। और मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप पैटर्निटी को डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कहता है देयर वाज सेटल लॉ दैट मेडिकल टेस्ट कैन नॉट बी कंक्लूजन ऑफ पैटर्निटी, कि मेडिकल एविडेंसेस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इस बात से एग्रीव होके वो क्या करता है, वो रिव्यू पिटीशन लगाता है। इसका रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाता है हाई कोर्ट में। इसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ से अपनी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जो है वहां से यहाँ से शुरू करता है। देखिए जस्ट गिव मी सेकंड। या देखिए इसमें देखिए हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है वो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश लॉ है, blood test for determining the legitimacy of the paternity could not be applied in the view of section 112, section 112 of the Evidence Act, that is section 116 of the BSA. Therefore, it must be concluded that section 112 read with section 4, that is conclusive evidence का जो section है पहले वो section 4 था of this act, that debarred the evidence except in the case of non-access of disproving the presumption of legitimacy of child. तो इसमें एक जो कंटेंशन रेज करी थी जो रिस्पोंडेंट ने, वो ये रेज करी थी कि क्योंकि इंग्लिश लॉ के अंदर वहां पे ब्लड ग्रुप टेस्ट अलाउड है जिससे आप डिस्प्रूव कर सकते हो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, वो इंडिया में भी अलाउड होनी चाहिए। और क्योंकि एविडेंस एक्ट जो है वो पार्ट है कॉमन लॉ का, और क्योंकि कॉमन लॉ के अंदर कुछ चेंज आ गया है तो एविडेंस एक्ट में भी अपने आप चेंज आना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट था उसका। ठीक है, अब ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोर्ट रीजंस देना शुरू करती है। देखिए क्या रीजन देती है सबसे पहले।
अगर आप आ जाए पैरा नंबर 8 में, देखिए पैरा नंबर 8 में क्या कहती है, बिफोर वी डील विद द आर्गुमेंट वी विल एग्जामिन द लॉ अवेलेबल इन इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड में क्या लॉ है, जस्ट अ सेकंड। देखिए वो यहाँ पे कोर्ट कहती है, आप कोर्ट कहती है द फर्स्ट रिकॉग्नाइज सिस्टम वाज एबीओ ब्लड ग्रुप। द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल और मेकअप by the number of possibilities in such that not possible to prove the certain individual are the father on the basis of comparing blood group only that they are not father। देखिए कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि ये द पर्सन हुम, अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप बी है और उसके फादर का ग्रुप मान लीजिए ए बी है और मैच नहीं हो रहा, तो देर मे बी चांस, क्योंकि सर्टेनिटी के साथ ब्लड ग्रुप हम नहीं कह सकते, तो हम इस प्रिजम्पशन को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो कोर्ट देखिए इसको रिजेक्ट कर देता है, जो यूके का प्रिंसिपल है। तो पहला आर्गुमेंट जो कोर्ट देता है वो ये देता है, फिर उसके बाद आप आ जाइए जो सेकंड रीजन कोड देता है, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर भी ये अलाउड हो गया था ब्लड टेस्ट का। देखिए तो अमेरिकन कोर्ट्स का जो हवाला दिया जाता है उसके कोर्ट में ये जवाब देता है, कहता है कि एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ पैटर्निटी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बाय एनी नोन ब्लड टेस्ट अवेलेबल। ये अमेरिकन कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन था। तो कोर्ट ये भी कहती है कि अमेरिकन कोर्ट्स और यूके कोर्ट्स हम दोनों प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में। और क्यों नहीं कर सकते, देखिए उसका तीसरा रीजन कोर्ट यहाँ पे देता है पैरा नंबर 15 में, इन इंडिया देर इज नो स्पेशल स्टैच्यू गवर्निंग दिस, नीदर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉर द एविडेंस एक्ट empower द कोर्ट टू डायरेक्ट सच टेस्ट मेड। वेराज जो यूएस का कोर्ट था और जो यूके का कोर्ट था वहां पे स्पेशल स्टैच्यू था जिसके अंदर ये पावर कोर्ट को कन्फर करी गई थी, पर इंडिया में कोई स्टैच्यू ऐसा नहीं कहता। और एक सेक्शन 116 तो साफ साफ मना करता है कोर्ट को कि वो कोई एविडेंस अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। तो कोर्ट ये कहता है कि यूएस और यूके में, कोर्ट दो आर्गुमेंट्स दे चुका है। सबसे पहले कोर्ट ये कहता है कि जो ब्लड टेस्ट, यहाँ पे डीएनए टेस्ट की बात नहीं होती, ब्लड टेस्ट जो है वो हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चीज जो कोर्ट ये कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास कोई स्पेशल स्टैच्यू ही नहीं है जैसे यूएस एंड यूके में है जो कोर्ट को इंपावर करता है। इसके जवाब में जो आर्गुमेंट देता है वो कहता है कि सेक्शन 115 जो है, तो आपको पता है इनहेरेंट पावर जो सिविल कोर्ट के अंदर है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो कोर्ट इसके आर्गुमेंट में देखिए जवाब जो देता है वो कोर्ट करता है वुड्रॉफ जस्टिस की हुकुमचंद बेदी वर्सेस कमल आनंद सिंह की जजमेंट कोर्ट कहते हैं। कोर्ट ये कहता है कि देखिए क्या कहता है कोर्ट, that the such power can only be exercised by ex debilito justice as a matter of justice and not as a mere innovation of party, innovation of property। मतलब पार्टीज की मर्जी के हिसाब से नहीं हम इस्तेमाल करेंगे सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें लगेगा कि जस्टिस जो है वो अटेन नहीं हो पा रहा। इन दैट केस ओनली हम जो इनहेरेंट पावर सिविल कोर्ट की है वो यूज करेंगे। जो 528 ऑफ सीआरपीसी के अंदर तो इनहेरेंट पावर क्रिमिनल कोर्ट के हाई कोर्ट के पास है, बट आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट है उसके अंदर जो इनहेरेंट पावर है वो सभी सिविल कोर्ट्स के पास है। तो कोर्ट कहता है कि हम जब भी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेंगे तब हम एज अ मैटर ऑफ जस्टिस करेंगे। कोर्ट आगे बढ़ता है, देयर इज नो प्रोसीजर इधर इन सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट विच प्रोवाइड्स ए टेस्ट ऑफ अ काइंड शॉट टू बी टेकन बाय डिफेंडेंट इन प्रेजेंट केस। जो डिफेंडेंट ये कह रहा है कि ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उसका ना प्रावधान सीपीसी में है ना ही एविडेंस एक्ट में है, तो क्यों करवा ले भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आता है इसमें कोर्ट एक जजमेंट कोर्ट करता है, वो होता है केरला हाई कोर्ट का वासु वर्सेस सदन। इसमें जो मेन जो था, जो पॉइंट रेज किया हुआ था वो ये था कि क्या अगर मान लीजिए वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो क्या इसके बेसिस पे हम जो सेक्शन 116 की जो प्रिजम्पशन है उसे हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कोर्ट क्या कहती है, मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स बना रखे हैं। पहले हम पैरा नंबर 16 डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, अ स्पेशल प्रोटेक्शन इज गिवन बाय लॉ टू स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी इन इंडिया। द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट regarding the type of evidence which can be let in rebut this presumption of legitimacy of child, even prove that the mother committed adultery with any number of men will not itself suffice from providing the illegitimacy of child if
she has access to her husband during the time the child could have been begotten, the law will not contravenes any attempt on the part of a husband to prove that the child is not actually his. The presumption of law of legitimacy of child is not be lightly repealed. It is not be allowed to be broken or shaken by mere balance of probabilities. ये preponderance of possibility की बात कर रहा है. The evidence of non-access for the purpose of repealing it must be strong, decent, satisfactory and conclusive. तो देखिए मैंने यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. मान लीजिए कोई एक वाइफ है, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, ठीक है, तो चांस तो है कि वो हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, और अगर चांस है देयर मस्ट बी एक्सेस. तो अगर एक्सेस है तो हम इस बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं कि जो हस्बैंड था उसका एक्सेस नहीं था, इसीलिए वो चाइल्ड उसका नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से अडल्ट्री का जो ग्राउंड है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास एक्सेस तो था ना. ठीक है, और कोर्ट दूसरी बात इसमें कहता है कि जो डिग्री ऑफ प्रूफ चाहिए वो यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए. आगे कोर्ट इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से कम कर देता है, नॉट पी पॉर्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी. ठीक है, ठीक है, और लॉ और कोर्ट इसमें ये भी कहता है कि वाई लॉ सो स्ट्रिक्ट, हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉ क्यों बनाया है. तो जो सोशल स्टिग्मा, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, जो मैं बेयर एक्ट रीडिंग वाला मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि सोशल स्टिग्मा जो चाइल्ड विल फेस, उसको ध्यान में रख के हमने बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है. एंड देखिए यहाँ पे आइए, देखिए क्या कहता है कोर्ट. यहाँ पे बताता है वाई लॉ इज सो स्ट्रिक्ट. देखिए यहाँ पे बताता है द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन दिस रिगार्ड इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ गिल्ड ऑफ क्रिमिनल केस. ठीक है, इसी जजमेंट में कोर्ट कहता है द पब्लिक पॉलिसी फॉर देयर वैरायटी ऑफ रीजन वाई चाइल्ड और स्टेटस इज नॉट ट्रिफल्ड विथ. चाइल्ड का जो स्टेटस है उसको क्यों हम शेक आउट नहीं कर सकते, इसको क्यों नहीं. द स्टिग्मा ऑफ लेजिटिमेसी इज वेरी सीवियर and we have not any of the protective legislature in England to protect the illegitimate child. देखिए इंग्लैंड में जो है अगर इलेजिटिमेट कोई चाइल्ड है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पे मतलब शेल्टर होम्स है और बाकी सारी चीजें. इंडिया में इतना कुछ नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पे कहता है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए इंग्लैंड में एक एक्ट है, लेजिस्लेशन है जो हमारे पास नहीं है. नो डाउट दिस में बी अ केस वे रिक्वायर्ड अ हस्बैंड टू मेंटेन अ चाइल्ड ऑफ whom he is probably not his father. हम मानते हैं कि हस्बैंड को उस चाइल्ड का मेंटेनेंस बियर करना पड़ेगा जो जो उसका है ही नहीं. बट द लेजिस्लेचर अलोन कैन, बट जो अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है उसको हमने ध्यान रखा गया है. देखिए कोड आगे क्या कहता है, बट द लेजिस्लेचर अलोन कैन चेंज द रिग्रेस ऑफ लॉ नॉट द कोर्ट. ठीक है, the court cannot base a conclusion on evidence different from required by the law or decided on the balance of probability which is result if a blood test is expected. देख कोर्ट यहाँ पे दो चीज कहता है. कोर्ट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है कि जो लॉ बनाने की जो पावर है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है, और अगर कोर्ट ऐसा जजमेंट दे देता है और ये अलाउ कर देता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं लॉ बना रहा है, और जिसके लिए उसे बनाया नहीं गया है. क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने एमपीज के थ्रू जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको बनाया, एंड द लेजिस्लेचर वर्क इज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पीपल. सॉरी. तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि हम अलाउ नहीं कर सकते, हम बाईपास नहीं कर सकते, हमारे पास ये पावर नहीं है. और कोर्ट ये कहता है कि अगर हम ब्लड टेस्ट अलाउ कर दें, क्योंकि और ब्लड टेस्ट प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो ये इनजस्टिस कॉज करेगा. देखिए तीसरा इशू जो कोर्ट यहाँ पे डिस्कस करता है वो कहता है कैन कोर्ट फोर्स फॉर ब्लड टेस्ट. क्या कोर्ट ब्लड टेस्ट के लिए फोर्स कह सकता है. एक कोर्ट यहाँ पे आगे कहता है देयर इज अनदर एस्पेक्ट फॉर द मैटर बिफोर ब्लड टेस्ट ऑफ पर्सन इज ऑर्डर्ड हिज कंसेंट इज रिक्वायर्ड. क्योंकि आपको पता है ये क्या है, आप उसकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं. ठीक है, द रीजन इज दैट द टेस्ट इज कंस्टेड ऑन द पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, एंड कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट हिज कंसेंट. बिना उसके कंसेंट के आप नहीं कर सकते. वेदर इवन अ लेजिस्लेचर कैन कंपेल अ ब्लड टेस्ट इज डाउटफुल, बिकॉज आपको पता है आर्टिकल 13 के अंदर क्लियरली बोला गया है कि स्टेट जो आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइंड है वो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकता जिसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, एंड राइट टू प्राइवेसी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो कहता है कि अगर
हमें ये भी डाउट है कि क्या लेजिस्लेचर भी अलाउ कर सकता है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर ये अलाउ करेगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी कर रहा है। ठीक है, कोर्ट ये कहता था मैक्सिमम दैट कैन बी डन वेयर अ पार्टी रिफ्यूजेस टू हैव अ ब्लड टेस्ट, इट इज डोन एडवर्स इन्फ्रेंस। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और पार्टी रिफ्यूज कर देती है, तो उस केस में कोर्ट ज्यादा से ज्यादा एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। एडवर्स इन्फ्रेंस कहां पे ड्रॉ करेगा कोर्ट्स? वो ड्रॉ करेगा सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन एच, जो पहले सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन एच था। ठीक है, यहां पे जो एडवर्स इन्फ्रेंस कोर्ट ड्रॉ करेगा वो पहली बात तो वेरी वीक होता है, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट्री एंड नॉट विद इलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तो एडवर्स इन्फ्रेंस मान लीजिए कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ब्लड टेस्ट अलाउ कर दिया, ठीक है, और जो वुमेन है वो रिफ्यूज कर देती है कि ब्लड टेस्ट नहीं होने देंगे, तो कोर्ट यहाँ पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो ये ड्रॉ कर सकता है कि आपने अडल्ट्री कमिट करी है इसीलिए आप मना कर रहे हो। कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा कि चाइल्ड इज इलेजिटिमेट। कोर्ट बस ये कह रहा है कि आप अडल्ट्रियस हो सकते हो और इस बेसिस पे कोर्ट डिवोर्स दे सकता है। तो चाइल्ड की जो लेजिटिमेसी है उस पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ही हैज टू प्रूव दैट ही हैज नो अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे एक्सेस के बारे में कोर्ट क्या कहता है कि उसको ये प्रूफ करने का, ही हैज टू प्रूव दैट ही हैज नो अपॉर्चुनिटी टू हैव एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द रिस्पोंडेंट बट एट अ टाइम व्हेन दीज चिल्ड्रन कुड हैव बीन बिगॉटन। मतलब वो पैदा हो सकते थे द मोमेंट द चाइल्ड वाज कंसीव्ड, नॉट व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। The only proof that is permitted under the section 112 is to disallow the conclusive principle enjoyed by the section। जो सेक्शन में दे रखा है नॉन एक्सेस, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसके तरीके आप ये जो इलिजिटिमेसी है नॉन एक्सेस है वो प्रूफ कर सकते हो। कोर्ट ये कहता है कि व्हेन कैन अलाउ सच ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए पैरा नंबर 18 में कोर्ट ये कहता है द ब्लड टेस्ट इज अ यूजफुल टेस्ट टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। इट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय कोर्ट एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। पहली बात है सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ठीक है, विच अल्टीमेटली एक्सक्लूड, देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन कोर्ट यूज करता है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो अल्टीमेटली एक्सक्लूड a certain individual as a father of a child। However, it requires careful noted that no person can be compelled to give blood test for analysis against his or her will, and no adverse inference can be drawn against him or for his refusal। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे अब आ गया जी, कोर्ट यहाँ में कहता है दे कैन नॉट पॉसिबली एस्टैब्लिश पैटर्निटी, दे कैन ओनली इंडिकेट द पॉसिबिलिटी। ये ब्लड टेस्ट के बारे में बता रहा है कि ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बताता कि चाइल्ड है कि नहीं। देखिए ध्यान रखिए इसके अंदर डीएनए टेस्ट डिस्कस नहीं किया गया है, वो लेटर जजमेंट्स में डिस्कस किया गया है। तो आप डीएनए के साथ इसको मत जोड़िएगा। देखिए उसके बाद आप पैरा नंबर 20 के लास्ट फ्यू पैराज में आएंगे। देखिए कहता है इन माय कंसिडरेशन ओपिनियन इट वुड बी जस्ट एंड नॉट फेयर ईदर टू डायरेक्ट टेस्ट फॉर collateral lesion to assess the legitimate in his or her claim. The child cannot be allowed to suffer because of his incapacity. Aim is to ensure that he get his right. If in a case the court has reason to believe that the application of blood test is for fishy nature or designed for some ulterior motive, it will be unjust and not according to such prayer। कोर्ट यहाँ पे कहता है कि ब्लड टेस्ट हम हर केस में अलाउड नहीं कर सकते क्योंकि चाइल्ड इनकैपेसिटी है, चाइल्ड जस्ट बोर्न हुआ है, वो माइनर है एंड वो अपने राइट्स को नहीं समझ सकता, लेकिन उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा राइट है। तो अगर कोई ब्लड टेस्ट फिशी नेचर का है, ठीक है, उसका कोई अल्टोरियन मोटिव है, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए कोर्ट आगे क्या कहता है, कोर्ट ये कहता है जो सेक्शन 112 है इज बेस्ड ऑन वेल नोन मैक्सिम, जो मैंने अभी आपको बताया भी था शायद पुराने वाले लेक्चर में, Pater est quam Neptune demonstrate, he is the father whom marriage indicates। तो अगर मैरिज इंडिकेट करी है X is a husband, then the child is belong to X। The presumption of illegitimacy is this, that the child born of a married woman is deemed to be legitimate, and it throws on a person who interested in make out the illegitimacy the whole burden of it। तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप ये प्रूफ करना चाहिए इलिजिटिमेट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही है। द लॉ प्रिज्यूम दैट बोथ
याद कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेटर जजमेंट्स में नहीं है पर जजमेंट में कहा गया है द मैरिज सेरेमनी इज वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 7 के की इंग्रेडिएंट्स भी प्रूफ नहीं करना है। इस जजमेंट में कोर्ट ये कहता है एंड एवरी पर्सन which begotten आउट ऑफ दैट मैरिज इज लेजिटिमेट। कोर्ट लास्ट में देखिए कहता है द प्रेजम्पशन कैन ओनली बी डिस्प्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रीपोर्टेंस ऑफ एविडेंस एंड नॉट बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से कम, स्ट्रॉन्ग प्रीपोर्टेंस ऑफ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से कम, ठीक है, बट बैलेंस जो बियॉन्ड प्रीपोंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है जो सिविल केस में उससे ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोर्ट इसमें आगे क्या कहता है द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन dictates of justice has always made court inclined towards upholding the legitimacy of child unless the fact was so compulsive and clutching as necessarily warrant a finding the child could not at all be begotten of father and such legitimacy could result rank of injustice to father। तो कोर्ट ये कहता है कोर्ट का ज्यादातर कोर्ट टिंटेड रहेगा तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अनलेस एंड अनटिल ये कंपल्सिव ना हो जाए, लेकिन ठीक है बहुत क्लीचिंग नेचर का ना हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा शो होने लगे कि अगर हम इसको लेजिटिमेसी अलाउ करेंगे तो फादर के साथ बहुत ज्यादा इंजस्टिस कॉज हो जाएगा, वो हम लेटर ऑन जजमेंट में समझेंगे। तब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, विल इफेक्ट द ब्रांडिंग ऑफ चाइल्ड बास्टर्डाइजेशन। और कोर्ट यहाँ पे लास्ट में सम अप करता है, कोर्ट कहता है और ये जो पॉइंट्स थे ये की पॉइंट्स थे, आपके मेंस के एग्जाम में जरूर होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, कोर्ट यहाँ पे लिखता है कोर्ट इन इंडिया कैन नॉट ऑर्डर ब्लड टेस्ट एज अ मैटर ऑफ कोर्स, कि आप हर केस में अलाउ कर रहे हैं ब्लड टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको अलाउ करना है, नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस बट रेयर केस। whenever application are made for such a period in order to have a roving inquiry। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फाइल्ड होती है ब्लड टेस्ट के रिकॉर्डिंग, भैया डीएनए टेस्ट में भी अप्लाई होगा। ठीक है, लेटर ऑन जजमेंट में से डीएनए टेस्ट में भी अप्लाई कर दिया था। तो आप पहले उसको रो इंक्वायरी करें, अच्छे से इंक्वायरी करेंगे कि ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है। देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग prima facie केस इज दैट द हस्बैंड मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड नॉन एक्सेस। अगर हस्बैंड ने नॉन एक्सेस प्रूव कर दिया है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द प्रिजम्पशन अराइजिंग ऑफ वन, तब आप इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, द कोर्ट मस्ट केयरफुली एग्जामिन एज टू व्हाट, मतलब प्राइमा फेसाई केस जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना पूरी तरह से नॉन एक्सेस नहीं, प्राइमा फेसाई केस ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड ने प्रूव कर दिया है, लगभग कोर्ट को लग रहा है कि हाँ नॉन एक्सेस है, तब कोर्ट अलाउ करेगा अपना डाउट निपटाने के लिए। द कोर्ट मस्ट केयरफुली एग्जामिन एज टू व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डरिंग द ब्लड टेस्ट। कोर्ट कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखे, वेदर इट अफेक्ट द ब्रांडिंग ए चाइल्ड ए बास्टर्ड। वही मैंने आपको ना बास्टर्ड वर्ड, इट्स अ लीगल वर्ड, and the mother has unchaste woman, no one can be compelled to give सैंपल ब्लड टेस्ट फॉर एनालिसिस। अब लेकिन वॉलंटरली होना चाहिए, आप इसे कहीं से भी फोर्स नहीं कर सकते। देखिए इस केस के अंदर जो मैंने आपके केस का फैक्ट्स बताया था, उस केस में क्या हुआ था कि वो प्रूफ नहीं कर पाता। पैरा नंबर 27 में कोर्ट बताता है वी फाइंड नो डिफिकल्टी इन अपहोल्डिंग द इम्प्यून ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और कोर्ट यहाँ पे दो लाइनें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोर्ट यहाँ मेंटेनेंस अलाउ कर देता है, वो प्रूफ नहीं कर पाता क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद ही वो बिगॉटन हो जाती है, मतलब वो चाइल्ड कंसीव हो जाता है और वो एग्जाम देने की होती है। और जहाँ पर अल्टीरियर मोटिव जो होता है हस्बैंड का वो यही होता है कि मेंटेनेंस ना देना पड़े, वो चाइल्ड उसी का ही होता है। तो कोर्ट यहाँ पे ब्लड टेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और क्या कहते हैं, हाँ, और चाइल्ड लेजिटिमेट ही रहता है। तो दैट्स इट गाइज, वी विल डिस्कस द डीएनए एंड what is the impact of DNA, what is the modern law in later on judgments। There are 3 judgments more on this topic, so कुछ रहिए पढ़ते रहिए और please like share my video if you think it is informative। Thank you। Just a second, I will close it।